नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मंटो जी की लाइफ के बारे में, उनके ऊपर उनके कोट्स के बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं काजल सूरी जी, जो रूबरू थिएटर ग्रुप की फाउंडर हैं और नेशनल अवार्ड विनर हैं। उनके साथ हैं राजीव मैनी जी, प्रणव प्रणव जी और चंद्राणी जी। तो अभी हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। नमस्कार वेलकम सभी टू दर्शकों ऑल। को। काल जी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, प्रणव जी, आप हेलो। सबका बहुत बहुत हाय। स्वागत है हमारे। थैंक यू पंकज जी। चंद्रानी कहाँ है? तो सब आप अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित और बहुत सेफ होंगे। आज राजीव जी बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है सर, आपने तो। पंकज जी, लेकिन आप अंधेरे में हो। पंकज जी, आप क्यों अंधेरे में हो? चंद्रानी कहाँ है? चंद्रानी को पंकज? ऐड करते हैं। लो आ गए चंद्रानी जी। हाँ, चंद्रानी हाँ, जी आ गई। जिंदगी में हाँ। पहली बार हमने ऐसा मतलब पहली बार हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम बता ही नहीं सकते। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। ये जो आज का शो है, ये हम जो रूबरू के फैमिली मेंबर्स हैं, ये लाइव सिर्फ देख के फैमिली मजा आ मेंबर्स रहा का है। शो है, जो रूबरू के फैमिली मेंबर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ ये हर वीक ये सेशन रहा त्रिवेद करेगा, जिसमें रूबरू के फैमिली मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे। जी, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम काजल जी से। काजल जी, आप बताइए एक मिनट हमें मंटो पंकज जी, साहब आपकी के बारे फोटो नहीं दिख रही। मुझे नहीं दिख रही है, नहीं आ किसी को रही भी है। नहीं दिख रही। नहीं आ रही हमें है, दिख रही है। हमें आ रही है। हमें दिख अच्छा, रही है। हमें भी दिख रही है। में। हमें भी दिख रही है। ओहो, फिर तो मेरे में ही कमी है। आस्था, हम्म, ओह माय गॉड, हमारे आस्था साथ जी आस्था जुड़ गई हैं, जुड़ हमारे गए। साथ निधि जी जुड़ गई हैं। हाँ जी। तो वाह। एक बार फिर से बता हाँ दें जी। कि ये जो प्रोग्राम है, ये हमारे रूबरू के फैमिली मेंबर्स का ही प्रोग्राम है, जिसमें जो हर हफ्ते हुआ करेगा, जिसमें हम अभी मंटो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी शॉर्ट फिल्म चल रही है मंटो पे। 20 फिल्में हैं, 20-21 फिल्में हैं मंटो की कहानियों पे जो हम कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म्स। तो इसलिए हमने मंटो नामा जो हम कर रहे हैं, इसलिए मंटो की शख्सियत जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पंकज, सबसे काजल जी, पहले आपकी मेरा आवाज नाम लिया। थोड़ी सी कट रही है। आ रही है आवाज? मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है। चंद्रा, हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट मंटो के बारे में अगर मैं कहूँ कि मंटो ने मुझे बहुत मुतासिर किया है हमेशा। और मैं आई वॉज इन एव ऑफ मंटो। बचपन से ही मैंने उनकी कहानियां पढ़ी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा दोनों थिएटर से जुड़े हुए हैं, और मंटो के उन्होंने बहुत नाटक किए हैं। मंटो की स्टोरीज और डिस्कशंस हुआ करती थी। तो मंटो के लिए सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मंटो के लिए मैं कहूंगी कि मंटो की शख्सियत को लेकर हम अगर बात करते हैं, तो मंटो की का जो हम जनरली कहानियां कर रहे हैं, लेकिन मंटो से जुड़ी छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमने शेयर नहीं की हैं। तो वो इस डिस्कशन का यही मकसद है कि मंटो से जुड़ी चीजों को हम डिस्कस करें। तो मंटो जब बहुत छोटे थे, तो वो तब उन दिनों लड़ाइयां हो रही थी इसके लिए, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की। वो इंडिया को आजादी के लिए लड़ाइयां हो रही थी कि वो छोड़े। क्रांतिकारी जो गतिविधियां चल रही थी इंडिया में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, वो चल रही थी। तब इंडिया पाकिस्तान एक ही था। तो उस वक्त जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था, और उस इंसिडेंट ने मंटो के नन्हे से दिमाग पर बहुत असर छोड़ा था। और इसके बाद मंटो चाहते थे कि एज अ चाइल्ड कि वो जलसों में शामिल हों, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएं। लेकिन उनके फादर बहुत डरते थे इस बात से, और उन्होंने उनको मना कर दिया कि तुम इस तरह के नारे नहीं लगाओगे, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि पुलिस होती है, डंडे बढ़ते हैं। और वो एज अ फादर इनसिक्योर होते थे कि वो ना जाए। तो फिर धीरे धीरे मंटो का जो रुझान था, वो इस तरफ से हटकर अदब की तरह, साहित्य की तरफ चला गया। और जब मंटो थोड़ा बड़े हुए, तो उन्होंने जो अपना पहला अफसाना, जैसे कहानी कहते हैं, जो अफसाना लिखा, वो था तमाशा। और वो स्टोरी थी कि एक 7 साल का बच्चा, क्योंकि जलियांवाला बाग का जब इंसिडेंट हुआ था तब मंटो सिर्फ 7 साल के थे। वो एक 7 साल का बच्चा किस तरह से जो जलियांवाला बाग का जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था, उसको एक 7 साल का बच्चा किस तरह से देखता है। तो वो मंटो ने पहला अफसाना लिखा था, जिसका नाम था तमाशा। ये मैंने मंटो के बारे में एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब पंकज, जब आप संभालिए, किनको आप कहना चाहती हैं। जी पंकज, आवाज थोड़ी सी कट रही है। आवाज मेरी आवाज
मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बिल्कुल। राजीव जी? नहीं, नहीं परफेक्ट बिल्कुल आ रही ठीक है, आ रही, परफेक्ट। प्रॉपर आ रही परफेक्ट। है। त्रिवेद आ चुके हैं हमारे साथ। त्रिवेद वेलकम फैमिली में, रूबरू फैमिली में, और ये रूबरू फैमिली का ही डिस्कशन है। तो मैं अब चाहूंगी कि राजीव जी अब मंडो की शख्सियत पर एक नजर डालें और हमें उनकी शख्सियत से रूबरू हाँ, करवाएं जितने भी लोग यहाँ पर हैं। बिल्कुल काजल जी, आपने बिल्कुल सही बताया। उनकी पहली स्टोरी तमाशा थी, और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा उनकी जो पर्सनल लाइफ थी। 1932 में उनकी फादर की डेथ हुई थी, और वो अपने फादर से बहुत डरते थे, और जी इस वजह से वो कहीं छुप छुप के थिएटर भी किया करते थे। ये भी मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है। उनको थिएटर से भी बिल्कुल बहुत प्यार था। बिल्कुल और जी जब वो उनके फादर की उनकी डेथ हो गई, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा इसमें और ज्यादा रुझान दिखाना शुरू किया था मंटो जी ने। और अपने जो रशियन जो थे लिटरेचर था, उनको इन्होंने अनुवाद किया। इनको जी फिर उसके बाद ट्रांसलेट करने के बाद इन्होंने आई थिंक 1934 के अराउंड ये यूनिवर्सिटी में गए थे, और फिर लाहौर यूनिवर्सिटी, शायद आई थिंक वहां पे लाहौर यूनिवर्सिटी में इन्होंने स्टडी की। फिर वहां पे इनको एक प्रोफेसर मिले, अलीगढ़ थी ना, अलीगढ़, सॉरी, हाँ, यस, अलीगढ़ अलीगढ़ में। यस, अलीगढ़ के बाद वो अमृतसर में आए थे जी, अलीगढ़ में रहे थे वो। यस, 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 हाँ, अलीगढ़ में उन्होंने अपनी स्टडी की, और वहां पे उन्होंने फिर अपना लिखना भी साथ साथ जारी रखा। और आई थिंक फिर उसके बाद जी उनका लिखना चालू हुआ था अलीगढ़ के बाद निकलने के बाद। जी Am I not wrong now? तो बिल्कुल बहुत दुरुस्त, बहुत अच्छा आपने उनकी शख्सियत पे रोशनी डाली। अब पंकज, जब आप किसको इनवाइट कर रहे हैं? मुझे लगता है फीमेल को इनवाइट कीजिएगा, हमारे बीच एक फीमेल है, मैं तो खैर हुई ही। पंकज मेरी आवाज आ रही? थोड़ी सी कट रही है आपकी आवाज। क्या मेरी आवाज कट रही है? मेरा नेटवर्क की थोड़ा। नहीं पंकज, आपके नहीं नहीं, आपका आपका नेटवर्क शायद है। तो मैं ही बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगला जो गेस्ट बुलाऊंगी हमारी फैमिली मेंबर का, वो चंद्रानी है। चंद्रानी प्रकाश डालें, रोशनी डालें मंटो की शख्सियत पे। जी बिल्कुल, हमने मंटो के बारे में सुना हुआ था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई फिल्म भी आई थी, लेकिन हमने वो फिल्म नहीं देख पाए। और जब ये जो छोटे-छोटे स्किट्स बनती है हम लोगों के ग्रुप से, वो भी हमने देखी। तब हमें मंटो के बारे में कुछ समझने का मौका मिला। लेकिन आज जब हमें पता चला कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे, उनको जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले तो स्पेशली नहीं पढ़ा था कभी हमने, लेकिन जब पढ़ा तो ये एक बड़ी अजीब-सी बात लगी कि इनके ऊपर अश्लीलता का धब्बा लगा था कि इनको 6 बार अदालत में पेश होना पड़ा था। तो बावजूद इसके इनका इतना नाम है, इतनी बड़ी शख्सियत इनको कहा जाता है कि इनके लिखने का तरीका अलग था। उस वक़्त जो लिखते थे, वो बाकी लोगों की कंपैरिज़न में अलग था, और इसी वजह से आज हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं। क्योंकि जस्ट बिकॉज़ वो अलग थे, उन्होंने कुछ अलग लिखने की कोशिश की, और अश्लीलता कुछ ऐसी नहीं थी। हमने उनकी कुछ कहानियाँ पढ़ी, आज के दौर में जो अश्लीलता होती है, उस दौर की अश्लीलता की मतलब वो जो उन्होंने लिखा वो कुछ भी नहीं था। लेकिन लोगों का नज़रिया वक़्त के साथ क्योंकि बदलता है, तो वो जो उस वक़्त वैसा था, आज इस वक़्त वो बहुत हम लोगों को इंस्पायर करता है चीज़ों को। और उन्होंने कितनी बारीकी से चीज़ों को देखा, जो शायद आम लोग नहीं देख पाते। एक राइटर होने के नाते उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको अपने कागज़ से कलम के ज़रिए उतारा, वो बहुत बड़ी बात थी, और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। हमें ये पता चला उनके बारे में। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अभी बातें और होती रहेंगी। जो लोग अश्लीलता हमसे के जुड़ बारे रहे में हैं, वो एक और चीज बोलते थे, सॉरी, अश्लीलता के बारे में उन्होंने एक बात बोली है कि नीम के पत्ते कड़वे सही, लेकिन खून तो साफ करते हैं। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत, जी, बहुत जी। खूबसूरत। ये तो मंटो साहब की खासियत थी। मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग हमसे अभी जुड़ रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि ये रूबरू परिवार का, रूबरू फैमिली का ही ये डिस्कशन है, जिसमें रूबरू फैमिली के मेंबर्स आकर मंटो नामा जो हम कर रहे हैं शॉर्ट फिल्म, मंटो साहब की शख्सियत पे सभी अपने अपने जो जानते हैं उस पर रोशनी डालेंगे। तो मैं प्रणव जी से गुजारिश करती हूँ कि प्रणव जी आप कुछ कहिए मंटो साहब की शख्सियत के बारे में। जी जरूर, मैं कहना चाहूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था मंटो के जी के बारे में इतना सब कुछ। एज अ एग्जाम मेरे को जब ये इनविटेशन मिली तो मैंने एज अ एग्जाम इसकी स्टडी की। तो एज अ एग्जाम मैंने इसके बहुत सारे वीडियोस देखे, है ना, बहुत सारे कहीं बहुत जगह से ढूंढ के मैंने इनके बारे में पता लगाया क्या थी ये शख्सियत। तो इनमें खास बात ये थी कि इन्होंने कहा भी था अश्लीलता के बारे में, जैसे चांदरानी जी ने कहा, राजीव जी ने कहा, तो इनका मेन स्टेटमेंट यही था कि अगर आपको कहीं मेरे
किसी भी कहानी में अश्लीलता दिखती है, कुछ गलतियां दिखती हैं, कुछ खराबी दिखती है कंपैरिजन सोसाइटी में, तो ये मेरे अंदर दोष नहीं है, ये आपकी सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, इसलिए वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ सच लिखता हूँ, और वो सच इस समाज का है, इन लोगों का है जो इस समाज में जी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक लेखक की भी, कि एक लेखक कोई ऐसे लेखक नहीं बन जाता है, लेखक को कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक फील होती है, वो समाज को बहुत क्लोजली देखता है, लोगों को बहुत क्लोजली देखता है, तब वो अपने भावों को वहां पे जो एक्सप्रेस करता है वो असली राइटर होता है। और सदात मंटो जी का यही एक सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सब कुछ ऑब्जर्व करके लाइफ को, रियल लाइफ को आपके सामने रखते थे। अब आप इसे जैसा लेना चाहें, सही या गलत, गलत है तो हमारी सोसाइटी में है, उसे सुधारना भी हमें ही पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज जो मैंने पढ़ी। जी त्रिविद, मैं अब आप पर आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। जैसे कि अभी प्रणव जी ने बोला कि सही हो या गलत हो, उस पे वो ज्यादा उनकी समझ में ये चीज आड़े नहीं आती थी कि ये सही है या गलत है। अगर गलत है वो भी हमारे समाज की गलती है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेबाक और बिना पर्दा डाले लिखते थे। और मुझे मतलब ज्यादा मैंने इसके पहले जो है उनके बारे में जो फैक्ट्स, उनकी निजी जिंदगी के जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, बट मैंने स्टोरीज देखी। और इसके पहले भी मैंने बैंगलोर में अश्वथ भट्ट ने एक बार मंटो के ऊपर एक पूरा 1 घंटे का उन्होंने शो किया था। तो हाँ, उन्होंने किया है। और मंटो का कुछ अंश जो है जानने को मिला था मुझे। बट इस सीरीज से, ये जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं उसमें मतलब ये एक्सेस मिली कि हम जितनी स्टोरीज हो उसको भी गो थ्रू कर सकें। तो अगर उन सारी स्टोरीज को गो थ्रू करें तो इसमें जो है मुझे जो समझ में आती है कि वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है तो उसको बहुत ही जो है मतलब ओपनली समाज के सामने रखने की कोशिश की। दैट मतलब चाहे वो उस समय का समाज हो या फिर इस समय का समाज हो, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन आवर सोसाइटी सिंस देन अंटिल नाउ, कि ये चीज होती रही है तब भी और आज भी हो रही है। सो मतलब ये चीज हमें मेरे ख्याल से उन लोगों को भी देखनी चाहिए जो कि कैंपेन चलाते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के या फिर फेमिनिज्म के। तो उनको भी ये चीज दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि अब तो कम से कम रोक दो, ये तब से चली आ रही है। सो मुझे पकड़ में आई, चाहे वो लाइसेंस स्टोरी हो, चाहे वो खोल दो स्टोरी हो, चाहे वो मेरी स्टोरी हो जो अभी आई नहीं है, ठंडा गोश्त, तो उसमें जो है वुमेन एजुकेशन बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया हुआ है, मेल डोमिनेंस बहुत स्ट्रांगली पोर्ट्रे किया। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा जी। तो पंकज कहाँ है? मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि अभी जो मैंने कुछ स्टोरीज जो पढ़ी थी, जैसे कि हतक पढ़ी है, गुरमुख सिंह का पढ़ा, इनकी स्क्रिप्ट में, इनकी कहानी में एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर आप खुद समझ सकते हो कि एक चीज की जो प्लेसमेंट कहते हैं ना, कि स्टेज पे क्या क्या चीजें कहाँ हैं। अगर सपोज एक दीवार है, उस पे 4 तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें दाएं हैं बाएं हैं, इन सब का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इनकी कहानियों में मिलता है। जनरली ये कई स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़ी, लेकिन कहीं इतना एक्सप्लेनेशन ब्रॉड में नहीं रहेगा जितना इनकी कहानियों में। आप बैक स्टेज से लेके एवरीथिंग आप समझ सकते हैं कि इसमें कैसे एक ऑडियंस को मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कहाँ कौन सा सामान रखा है, एक एक्टर अगर मूव कर रहा है तो दाएं चल रहा है या बाएं चल रहा है, घड़े के पास जा रहा है या कहाँ, सब कुछ इसमें प्रॉपरली आप इमेजिनेशन में डाल सकते हो, और तब कहानी पढ़ने में मजा आता है इनकी। बिल्कुल मैं ये प्रणव जी को और एक्सैजरेट करना चाहूंगा इनकी बात को, कि इसमें अगर वो कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर को भी उसने कैरेक्टर ने क्या पहना है, वो किस तरह से चलता है, वो किस तरह से बोलता है, वो हर चीज उन्होंने मंटो जी ने किस तरह से क्लियर किया है, वो उनकी कहानी में हर चीज मिलती है हमें। और एक्टर को इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अगर पढ़ ले कैरेक्टर को तो अपने अंदर आराम से उतार सकता है उस कैरेक्टर।
बिल्कुल सही। चंद्रानी क्या कहना चाहोगी? हम उनका हाँ हेलो सुन रही हूँ मैं। हम सुन रहे हैं। हम कहना चाह रहे थे कि उनकी जो जबान होती थी, लिखने का जो अंदाज होता था वो भी बहुत अच्छा होता था। और वो कहते हैं कि उनके अंदर एक फीमेल भी थी, जिस वजह से वो जो फीमेल की जो फीलिंग्स होती थी उनको ज्यादा अच्छी तरीके से वो समझ पाते थे और उनको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते थे। उनका कहना था कि एक औरत जो चुपचाप पति की मार खा के और शाम को फिर उसके जूते पॉलिश करती है, उसकी बजाय मैं उस औरत को ज्यादा तवज्जो दूंगा जो उससे लड़ाई करके कहती है ठीक है तुम रहो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। तो मतलब मैं वो हमेशा लेडीज को बहुत इनकरेज करते थे कि वो अपने जो उनका जो एक दायरा बांध दिया गया है लेडीज का कि तुम्हें इस दायरे में ही रहना है, उस दायरे से उनको आगे निकालने की उन्होंने उस जमाने में कोशिश की, उस जमाने में जबकि इसके बारे में सोचते भी नहीं होंगे लोग, क्योंकि आज के दौर में तो जानते हैं गांव में अभी भी लड़कियों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल सही कहा। और पंकज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है शायद पंकज आपका, तो आप क्या कहेंगे मंटो साहब के बारे में? कुछ बात इसलिए नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन आप लोगों को सुन के अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है दादा। मंटो के बारे में, मंटो साहब तो एक ऐसी शख्सियत हैं जो कुछ भी उनके लिए कहना बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि ग्रंथ लिखे जा सकते हैं उनके ऊपर। तो सच बात अगर मैं कहूँ तो उनकी हर कहानी में, हर चीज में एक चीज, और अलग अलग फील्ड की कहानी है, कॉमेडी जबरदस्त, चाहे और औरतों के बारे में उन्होंने जो जो चीजें बताई हैं वो हर जमाने में फिट बैठती, चाहे वो आज का जमाना हो। और आज हम ये जो वार्तालाप कर रहे हैं मंटो साहब के ऊपर, ये बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए, समाज के लिए, क्योंकि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी जी, आपका माइक म्यूट हो गया पंकज। मैं अभी जैसे हमें राजीव जी ने बताया उनके बचपन के बारे में, तो यहाँ मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगी कि मंटो बहुत ज़हीन थे लेकिन बहुत शरारती भी थे। और वो उर्दू का जो उनको कहा जाता है कि एक बहुत ही जाने माने अफसाना निगार उर्दू के, और उर्दू में ही वो फेल हुए थे, और 2 बार वो फेल हुए थे उर्दू में। और उनको नाटक करने का बहुत इंटरेस्ट था, बहुत शौक था, तो उन्होंने अपना एक क्लब बनाया था, अपना एक ग्रुप बनाया था, जिसमें वो उन्होंने प्लान किया था आगा हश्र कश्मीरी, जो फारसी नाटक, उनके पारसी जो नाटक होते हैं वो फारसी नाटक होते हैं, तो उनका वो नाटक करना चाहते थे। लेकिन उनके फादर को गुस्सा चढ़ा कि क्या टाइम वेस्ट करे नाटक करके, तो वो आए, डंडा लेकर आए, उनका पूरा हारमोनियम, पूरा उनका क्लब, उनका सामान तोड़ कर चले गए। तो पंकज आप कंटिन्यू कीजिए। पंकज आप कंटिन्यू कीजिए। अभी आपकी आवाज हेलो, क्लियर नहीं आ रही है, आप लोग आवाज नहीं आ रही। हेलो, चलिए राजीव जी। मुझे हाँ, आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है जी, वो हिंदू मुस्लिम एकता की भी बहुत मिसाल उन्होंने कायम की, क्योंकि वो इस बात को लेके बहुत चलते थे। वो कहते थे कि 50 हिंदू मारे गए या 100 मुसलमान मारे गए, उनका कहना था इंसान मारे गए, ऐसा कहना चाहिए। किसी कौम को लेकर किसी को आप बांध नहीं सकते, इंसान मरना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने उसी वक्त कह लिया था। और बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खून का कोई मजहब नहीं होता, खून होता है, तो इसलिए वो कहते थे, इंसानियत के फेवर में थे। क्या कहेंगे आप राजीव जी? बिल्कुल यस, बिल्कुल सही बात है। और मैं ये कहूंगा कि चाहे वो औरतों को लेकर आप बात कर रहे हो, मैं कहूंगा कि वो मजहब को लेकर भी अगर हम बात करें तो वो भी आज के टाइम में उतनी ही सटीक है जितनी उस टाइम पे थी। आज भी हम उतने ही हिंदू मुसलमान को लेकर लड़ रहे हैं जितना कि हम पहले लड़ रहे थे, उतने ही औरतों के लिए हम डिसरिस्पेक्टफुल हैं जितने कि पहले थे। आज भी उतनी रिस्पेक्ट औरतों को नहीं मिल रही जितनी वो अपने लिए सेक्रीफाइस कर रही हैं, हम उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे औरतों की। और ये मंटो जी ऑलरेडी पहले भी बोल चुके हैं, वो भी बोल चुके हैं कि सोसाइटी की चोली मैं क्या उतारूंगा जो पहले है ही नंगी। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही और सटीक बात। त्रिविद क्या कहोगे? नहीं, मैंने तो पहले जो है ये बोल दिया, मतलब मुझे जो स्टोरी से समझ में आया, इनफैक्ट जो अंजलि ने भी स्टोरी की थी वो भी फीमेल डोमिनेंट स्टोरी, जेली। तो हाँ, जेली। सो कहीं जो चंद्रानी जी ने बात बोली वो भी सही है कि हो सकता है कि उनके अंदर एक फीमेल इंक्लाइंड साइड भी था उनकी पर्सनालिटी में, जो उनके दर्द को बहुत नजदीक से समझ सकता था, उसका क्या रीजन था,
मंटो के बारे में पढ़ते होंगे या पढ़ चुके होंगे, वो ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। बट हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि आई गेस और कुछ है नहीं, मतलब आई थिंक बाकी चीजें पता चलेंगी जो जैसे जैसे और स्टोरीज सामने आएंगी हमारे इस फेस्टिवल में, तो वो नॉट ओनली आउटसाइड व्यूअर्स बट इवन द पीपल विद इन द ग्रुप आल्सो विल गेट टू नो। मतलब खास तौर से बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी जैसे राजीव बिल्कुल पता नहीं है बिल्कुल सही, बट लेकिन फिर भी जाने की कोशिश। हाँ, और वो इस राइटिंग के बारे में इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती हम लोग के लिए जानने के लिए कि वो मतलब उनके इनफैक्ट वो रिफ्लेक्शन, ये जो स्टोरीज हैं ये कुछ नहीं है उनके, मतलब ये उनकी अपनी स्टोरी का भी रिफ्लेक्शन है। तो हम जब ये सारी स्टोरीज कर लेंगे उसके बाद हो सकता है कि हम और बेटर वे में इन्हीं स्टोरीज को या फिर मंटो को और बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने, बाद में और अच्छे से परफॉर्म कर सकें। बट उसके लिए ये सारी स्टोरीज तो अभी हम लोग के सामने धीरे धीरे करके आ रही हैं और आएंगी। हाँ चंद्रानी, क्या कहना चाह रहे थे आप? कि उनकी कुछ लिखी हुई लाइन्स हम पढ़ना चाहेंगे अगर इजाजत हो तो। जरूर जी। कौन हो तुम कौन हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबूत क्या है? सबूत मेरा नाम धर्मचंद है, ये कोई सबूत नहीं। 4 वेदों से कोई भी मुझसे बात पूछ लो, हम वेदों को नहीं जानते, सबूत दो। क्या? पैजामा ढीला करो, पैजामा ढीला हुआ तो एक शोर मच जाएगा, मार डालो मार डालो। ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भगवान की कसम तुम्हारा भाई हूँ। तो ये क्या सिलसिला है? जिस इलाके से आ रहा हूँ वो हमारे दुश्मनों का था, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। एक यही चीज गलत हो गई है, बाकी बिल्कुल ठीक हो। उड़ा दो गलती को, गलती उड़ा दी गई, धर्मचंद भी साथ ही उड़ गया। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज है, उन्होंने इस तरह की बहुत ऐसी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं जो सीधे दिल पे छू जाती हैं, और उनकी 2 या 3 लाइंस की जो स्टोरीज है वो भी आपको बहुत छू जाती हैं। क्या कहेंगे राजीव जी? बिल्कुल इनकी शॉर्ट स्टोरीज अगर शॉर्ट स्टोरीज की अगर मैं बात करूं तो इनकी रियायत हो गई, और कई स्टोरीज ऐसी हैं जो इनकी 4 लाइनों में ऐसी कहानी बयां कर देती है कि भी आपके अगर गूज़बम्प्स ना आ जाएं तो मेरा नाम बदल दो। इतनी अच्छी स्टोरीज इन्होंने लिखी है। बहुत सही कहा आपने। और जो भी उन्होंने लिखा वो उस वक्त जो लिखा, जैसे राजीव जी बोल चुके हैं कि वो हकीकत के इतना करीब था, और उस दौर में जिसकी उसकी जरूरत थी उसकी, वो आज के दौर में भी उतना ही हमें उतना ही वो फ्रूटफुल है कि जिन्होंने उस वक्त उस दौर में लिखा वो वैसा कोई खास चेंज नहीं आई है। चाहे वुमेन की बात करें, चाहे सोसाइटी की बात करें, तो उसमें कोई चेंज नहीं आई है। और चंद्रानी ने जिससे बात कही कि उनकी कुछ रचनाओं के लिए उनपे मुकदमे चलाए गए, और वो रचनाएं कोई बता सकता है कौन कौन सी रचनाएं थी जिनपे कहानियां थी, अफसाने थे, जिसके लिए उनको कोर्ट में बार बार जाना पड़ता था। वो इतने परेशान हो गए थे कि लास्ट में उन्होंने परेशान होकर कहा कि मेरी अफसानों के लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ा और मेरा तो बुरकस निकल गया, मतलब मैं थक गया हूँ कोर्ट में जा जाके। तो ऐसी कौन कौन सी कहानियां थी जिसके लिए उनको जेल जाना पड़ा? कौन कौन सी कहानियां थी? उनकी खोल दो थी, एक इनकी बू थी, और धुआं थी, और जो सबसे कंट्रोवर्शियल उनकी स्टोरी थी वो थी ठंडा गोश्त, जिसके लिए उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उस स्टोरी के लिए। आई थिंक एक नंगी आवाजें भी थी उनकी, नंगी आवाजें। हाँ, उनको तो इसलिए बेबाक मंटो कहा जाता है। तो हमारा जो टाइम था वो 8:30 to 9 आधे घंटे का सेशन था, तो 9 से ज्यादा का वक्त हो चला है। तो कुछ और अगर कुछ कहना चाहें तो बता दें। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मंटो जी के लिए आधा घंटा बहुत ही कम है, अगर हम इनके ऊपर लेके, क्योंकि राजीव जी हम ये जो मंटो नामा है, जो हम मंटो की शख्सियत से रूबरू होंगे, हमारा हर वीक का रहेगा। एवरी थर्सडे हम लोग हमारी फैमिली जो रूबरू फैमिली उसके जो मेंबर्स हैं वो मिलेंगे, और हर मेंबर आएगा और इस प्लेटफॉर्म पे आके हम मंटो की शख्सियत के बारे में और जानेंगे, उनकी जो बारीकियां उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई उनके बारे में बात करेंगे। सिर्फ ये कहानियां नहीं, जो मंटो वाकई क्या थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंटो एक बहुत ही, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत ही I don't have words, I really don't have words for him, but
ही वॉज ब्रिलियंट। एक इंसान भी वो बहुत अच्छे थे, और उनको किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा उसकी भी चर्चा हम अपने आगे के एपिसोड्स में करेंगे, जो हमारा ये रूबरू फैमिली का जो ये डिस्कशन, ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम आके करेंगे। कोई कुछ और जो हमारे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो उनको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं आप में से कुछ, कोई चलते चलते अपने तासुरात, अपने ख्याल बयान करना चाहें तो? जैसे कि मैम आपने जैसा आपने कहा कि वो दिल के बहुत अच्छे थे, हमें लगता है थिएटर में जो भी इंसान होगा, अगर वो दिल का अच्छा नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि थिएटर जैसी या राइटिंग या क्रिएटिविटी की कोई चीज वो कर सकता हो सच्चे दिल से, क्योंकि इंसान का सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप हमें फील होता है। बहुत सही कहा आपने। और मैं आप सभी का, क्योंकि हम सभी एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं, रूबरू फैमिली से जुड़े हुए हैं, तो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे हम लोग फिर मिलते हैं। और कल जो हमारा शो है शाम को 7 बजे। एक बात और बोलना चाहूंगा काजल जी यहाँ पे, प्लीज। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कला के साथ, आर्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, तो मंटो जी को जरूर पढ़िए। और अगर आप पढ़ने से अच्छा है कि आप रूबरू ग्रुप में जो हर फ्राइडे को हम मंटो नामा में एक स्टोरी लेकर आते हैं, अगर आप उसको देखिए, उसको समझिए, और उसके बाद फिर आप मंटो जी के लिटरेचर को पढ़िए, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, समझने को और जानने को। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। और कल शख्सियत, हमारा जो प्रोग्राम होता है शख्सियत, कल हमारे साथ शख्सियत में जुड़ेंगे हेमंत माहू, जो एनएसटी से हैं, एक रंगकर्मी हैं, फिल्में प्रोड्यूस करते हैं और उनका एक अपना प्रोडक्शन हाउस है, फिल्मों से जुड़े हुए हैं। परसों हमारे साथ होंगे सिद्धार्थ भारद्वाज, जो भी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं। और संडे को हमारे साथ एक, ये थोड़ा अलग टाइम है, संडे को 3 बजे हमारे साथ साउथ अफ्रीका से, जो साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे पद्मश्री बलवंत ठाकुर, जो कल्चरल एम्बेसडर हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से साउथ अफ्रीका में। तो वो हमसे संडे को 3 बजे जुड़ेंगे, पद्मश्री बलवंत ठाकुर साहब। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग हमसे जुड़ेंगे, और जो उनकी जर्नी है उनसे हम इंस्पायर होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू राजीव जी, त्रिवेद, चंद्रानी और प्रणव। और पंकज का नेटवर्क ने आज धोखा दे दिया, तो पंकज ने बहुत मेहनत की, उसको मिस किया। चलिए नेक्स्ट सेशन में भी, ये हमारे हाथ में नहीं है नेटवर्क। चलिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट।